Okay, hi students. Today we are going to learn MCQs जो कि आपके बीएड के पेपर 2 में आने वाले हैं, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। और ये जो अभी हम MCQ पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट 50-55 MCQ कवर किए हुए हैं जो आपके पेपर 2 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एजुकेशन डैश इज यूज्ड टू मेक inference about the learning and development students। इसका आंसर स्टूडेंट्स असेसमेंट होगा। असेसमेंट मतलब वो होता है जो हम बच्चों को एसेस करते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया उन्होंने क्या सीखा। इवैल्यूएशन में हम उनको इवैल्यूएट करते हैं उनकी प्रोग्रेस को। मेजरमेंट में जैसे मेजरमेंट हमेशा क्वांटिटी में कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि एक स्टूडेंट को 100 में से 50 मार्क्स मिला तो वो हमने मेजर किया। डायग्नोसिस मतलब होता है कि अगर एक स्टूडेंट को 100 में से 50 मार्क्स मिला है तो उसे वो बच्चे ने 50 क्यों लैक किया है, वो बच्चे कहाँ पे लैक किया आपका स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। ये जो चारों टर्म्स हैं ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। इसका आंसर फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू नेक्स्ट जनरेशन होगा। अब आप सोचेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू फ्यू पर्सन नहीं होगा, फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल नहीं होगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल तो कोई भी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। और एजुकेशन जो प्रोसेस है, जो हम स्किल्स ट्रांसफर करते हैं, वो सारे लोगों में नहीं ट्रांसफर करते हैं। अब जो ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th है वो थोड़े सिमिलर हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फोर्थ ऑप्शन फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रॉम अ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन सारी टीचर्स नहीं होती हैं। फ्यू पर्सन जो ऑप्शन 3rd में दिया है, फ्यू पर्सन मतलब कुछ ही टीचर्स होते हैं, जो कि फ्यू टीचर्स, कुछ टीचर्स नेक्स्ट जनरेशन मतलब बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 वैलिड है। क्वेश्चन 3, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अ सैंपल बिहेवियर इज। अब इसमें बोल रहा है कि मेजरिंग अ सैंपल बिहेवियर, तो बिहेवियर हम कैसे बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्वियसली हमें बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऑब्जर्वेशन होता तो ऑब्जर्वेशन वुड बी करेक्ट आंसर। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया है टेस्ट। हम बच्चों के, स्टूडेंट्स के यूजुअली टेस्ट लिए जाते हैं क्लास में, टीचर्स टेस्ट लेते हैं और उनका अगर यहाँ पे सैंपल बिहेवियर बोल रहा है तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स की मॉरल साइंस की क्लासेस होती हैं, जनरल एटिकेट्स की क्लासेस होती हैं, असेंबली में मॉरल वैल्यूज टीच किए जाते हैं, तो उसके थ्रू हम एक टेस्ट भी बच्चों का मॉरल वैल्यूज का होता है, इसको मॉरल साइंस भी बोलते हैं, तो उससे हम बिहेवियर बच्चे का ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 टेस्ट इसके साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिटेड टू द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्यूपिल्स परफॉर्मेंस। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि क्वांटिटेटिव मतलब जहां पे आप मेजर कर सकते किसी क्वांटिटी को, कि हमें 100 में से स्टूडेंट को 50 मार्क्स ऑप्ट किए हैं उस बच्चे ने, तो वो होगा मेजरमेंट। जब भी क्वांटिटेटिव आए आपको मेजर उस चीज को करना है, सो आंसर वुड बी मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, evaluation that monitors learning progress is। अब evaluation that monitors learning progress is का मतलब क्या होता है, ऐसा evaluation जो आपकी जो लर्निंग है वो प्रोग्रेस में भी है, प्लस आप बच्चे को, आप अपने स्टूडेंट को मॉनिटर भी कर रहे हो। अगर इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर स्कूल्स में
फर्स्ट पीरियड और मे बी सेकेंड पीरियड लाइक 2 to 3 पीरियड्स एग्जाम होता है एंड देन नॉर्मल टाइम टेबल कंटिन्यू होता है. सो इस तरह के इवैल्यूएशन को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसके साथ जाएगा. और आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव, तो समेटिव इवैल्यूएशन को इजी बना दूं मैं. समेटिव मतलब जो सम मतलब होता है टोटल, तो सम है ना, आप नाम से समझो. सम जो सबसे आखिरी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सारे टर्म का सम जो जुड़ के सबसे आखिरी में होता है उसे कहा जाता है समेटिव इवैल्यूएशन. इसलिए समेटिव इवैल्यूएशन नहीं होगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो अलग अलग फॉर्मेट्स में लिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6. Dash is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitude, and beliefs to refine programs and improve student learning. अच्छा, अभी ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टमैटिक्स प्रोसेस होता है जिसमें डॉक्यूमेंटिंग भी हो सकती है और हम एक प्रॉपर तरीके का डेटा भी यूज कर सकते हो, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स. अच्छा, तो अभी आप बताओ कि क्या आप एटीट्यूड को, नॉलेज को मेजर कर सकते हो? नहीं, आप स्किल्स को मेजर नहीं कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद अभी आप देखिए फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज. आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आपके एमसीक्यूज अगर आएंगे एग्जाम में, तो अगर कहीं भी आपको दिया रहेगा नन ऑफ दीज, तो आपको नन ऑफ दीज ऑप्शन कभी भी चूज नहीं करना है, क्योंकि नन ऑफ दीज कभी भी ऑप्शन यूजुअल केसेस में नहीं होगा. तो इसके साथ जो ऑप्शन नंबर 1 है, एजुकेशनल असेसमेंट और एजुकेशनल इवैल्यूएशन जाएगा, क्योंकि एजुकेशनल इवैल्यूएशन ही ऐसी चीज है जिसमें आप नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड और सारी चीजों को इवैल्यूएट बच्चे की, आप स्टूडेंट की कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. असेसमेंट कैन फोकस ऑन. असेसमेंट किस किस चीज पे फोकस करता है? द इंडिविजुअल लर्नर पे, लर्निंग कम्युनिटी पे, एकेडमिक प्रोग्राम पे, या सब पे? तो ऑब्वियस सी बात है, असेस अगर आप किसी स्टूडेंट को असेस कर रहे हो तो वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक कम्युनिटी भी हो सकती है, या आप एक तरह का एक प्रोग्राम भी चला सकते हो बच्चे, किसी स्टूडेंट को असेसमेंट करने के लिए. तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. Which assessment is carried out at the end of the course or project? ये मैं आपको पहले बता दिया है मैंने आपको. इसका आंसर समेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि समेटिव का मतलब मैंने आपको बताया जो सबका सम होता है, सबको जुड़ के बनता है. सो समेटिव असेसमेंट सबसे लास्ट में होता है. क्वेश्चन नंबर 9. Which assessment deals with the whole difficulties at the end that occurs during the learning process? आपको ये शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डायग्नोस्टिक बताया था कि अगर एक स्टूडेंट को 100 में से 50 मार्क्स मिले हैं और अगर वो उसने 50 मार्क्स उसको कम आए हैं, 50 मार्क्स बच्चे ने लैक किए हैं, तो हमें अगर उसे क्योर करना है कि वो 50 मार्क्स कहाँ लैक किया, क्यों लैक किया, तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो बोला जाता है, उसको क्योर करने के लिए उसे बोला जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो इसके लिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है, होल डिफिकल्टीज एट द एंड दैट अकर्स, क्या बच्चे को परेशानी आई, तो उसके लिए होगा डायग्नोस्टिक असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 10. डैश असेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग which has a single correct answer. तो बहुत सिंपल है, आप सबको पता है, जो कि आपके एग्जाम में अभी एमसीक्यूज आएंगे. एमसीक्यूज को भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बोला जाता है, जो आपके इस साल कोविड के कारण 20 में एग्जाम्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे. तो इसका आंसर ऑब्जेक्टिव है, जिसमें पे सिंगल आपको टिक करना होता है. डैश कैन बी ईदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. इसका आंसर असेसमेंट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हमेशा फॉर्मल ही होंगे, इनफॉर्मल एग्जाम नहीं होता है. अगर वो इनफॉर्मल हो गया तो वो एग्जाम आप किस बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करोगे. स्कूल कभी भी इनफॉर्मल नहीं हो सकता है, फॉर्मल होगा.
इंटरव्यूज कभी भी इनफॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यूज इनफॉर्मल होंगे तो आप उसको इवैल्यूएट अगेन नहीं कर सकते हैं। सो इसका अगेन आंसर वुड बी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट? असेसमेंट जरूरी क्यों होता है? टू फाइंड आउट व्हाट द स्टूडेंट नो, टू फाइंड आउट what the students can do and how will they can do it, to find out how students go about the task of doing their work, और फोर्थ है all of them। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, all of them, क्योंकि असेसमेंट इसलिए जरूरी होता है कि हमें जानना है कि स्टूडेंट को क्या पता है, उसे हमें और क्या नॉलेज प्रोवाइड करना है, और वो क्या नॉलेज लैक कर रहा है, या वो किस फील्ड में फाइंड आउट हाउ स्टूडेंट्स गो अबाउट द टास्क, वो जो काम दिया है वो किस तरीके से कर रहे हैं। सो इसलिए इसका ऑप्शन सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द आर्ट ऑफ लुकिंग और समथिंग केयरफुली, especially to see if there is anything wrong or to find the cause of a problem। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, या फिर आखिर बच्चा क्यों वो चीज को गलत कर रहा है, या वो कहाँ पे गलती करता है। तो इसमें ऑप्शन 1 है एग्जामिनेशन, ऑप्शन 2 है स्कूलिंग। अभी स्कूलिंग में तो हर बच्चा आता है, हमें नहीं, आप उसको इवैल्यूएट कैसे करोगे कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है। टीचिंग का तो स्टूडेंट से कुछ होता ही नहीं है, टीचिंग तो टीचर्स करते हैं, तो आप उसमें स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो। नन ऑफ देम नहीं जाएगा। सो इसका ऑप्शन जाएगा फर्स्ट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन पे आप जज कर सकते हो, आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि कहाँ पे आपके स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है और आप वहां पे क्यों मिस्टेक हो रही है और आप उसको इम्प्रूव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is not a tool of evaluation? इसमें से कौन के किस चीज को आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन 1 है ऑप्शन 1 है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये टूल होगा। ऑब्जर्वेशन को आप टेस्ट भी कह सकते हैं, तो वो एक टूल है इवैल्यूएशन का। आप बच्चे को ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाता है कि नहीं ये इस तरीके का है और यहाँ पे इसके स्किल्स लैक करते हैं। इंटरव्यू, ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। रेटिंग स्केल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पार्ट इवैल्यूएशन का, आप उसी के थ्रू गुड या बैड इवैल्यूएशन जज करते हैं। नंबर 4 रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में आप फिल करते हैं सारी चीजों को, अब वो एक टूल नहीं है, तो इसलिए रिपोर्ट कार्ड इसका सही ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एन असेसमेंट इज डैश इफ इट्स कंसिस्टेंटली अचीव द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव ऑप्शन को तो आप हटा ही दीजिए, जैसे कि इनवैलिड और अनरिलायबल को तो हम हटा देते हैं, तो इसके साथ ऑप्शन जाएगा रिलायबल। एंड असेसमेंट इज रिलायबल इफ इट्स कंसिस्टेंटली अचीव द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। टीचर बिहेवियर ऑट टू, टीचर का बिहेवियर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्शन सिर्फ देना, वो भी नहीं होगा। नंबर 3 आइडियलिस्टिक बिल्कुल ठीक है, जो इसके साथ जाएगा। तो टीचर का बिहेवियर के बारे में क्या बता रहा है, इट शुड बी आइडियलिस्टिक। 17, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी labeling students as per their score, making pass or fail in their report cards, assigning rank to students, understanding children's clarity and confusions about related concept। जो असेसमेंट हम करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन एम क्या होना चाहिए? उसका एम यह होना चाहिए कि हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, हम उन्हें इजी तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करें, या फिर उन कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने की, कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। Dash is sometimes superior to other device. Interview, yes. Interview is sometimes superior to other device.
इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिससे आप बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट कर सकते हो। वो एक बहुत ही इवैल्यूएशन का रिलायबल सोर्स होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन इज ऑल्सो नोन एज, रिटर्न एग्जामिनेशन को हम और क्या कह सकते हैं? रिटर्न एग्जामिनेशन को मल्टीपल चॉइस नहीं बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको पेन टेप, क्योंकि इसमें आपको लिखना कुछ नहीं होता है, सिर्फ टिक करना होता है ना। ये आपने पूछा रिटर्न एग्जामिनेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, पेपर पेंसिल टेस्ट। What is the full form of NCF? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is रेटिंग स्केल? ये ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, ये आपको एग्जाम में आ सकती हैं। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो डेफिनेशन है उनको एक बार जरूर पढ़ें, और उनके बारे में आपको अगर हल्का फुल्का भी पता होगा तो आपको मल्टीपल चॉइस टिक करने में बड़ा इजी आसान हो जाएगा। तो रेटिंग स्केल का ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, द टर्म अप्लाइड टू एक्सप्रेशन ऑफ ऑप्शन और जजमेंट regarding some situation, object or character. Rating scale device by which judgment can be quantified. रेटिंग स्केल ऐसा एक डिवाइस होता है, ऐसा एक टूल होता है जिससे कि आप क्वांटिफाई कर सकते हो। क्वांटिफाई का क्वांटिटी में डिफाइन कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर एक आपकी स्टूडेंट को में से 10 में से 8 मिला है या 7 मिला है, तो आपने उसको रेटिंग स्केल पे रेट किया है कि ओके, दिस स्टूडेंट हैज गॉट 10 this student has got 8 marks, this particular student has got 7, or he or she has got 5. तो आपने उसको अपने इवैल्यूएशन के बेसिस पे क्वांटिफाई करा, क्वांटिटी में डिफाइन कर दिया कि इस स्टूडेंट को 5 नंबर्स मिलेंगे, ये उससे ज्यादा बेटर है। आपने इवैल्यूएशन में जज किया कि ही और शी, जो आपका जजमेंट था वो ये था कि इससे ऊपर है, तो आपने उसको 7 अपने रेटिंग स्केल पे दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेटिंग scale. 22. What is the process by which educators evaluate the performance of the pupil in exams on the standard particular scales, which is based on the points entirely and consists of the grades like A to F or range like 1 to 10, जो मैंने आपको बताया rating scale. Generally, letters and numbers are used to describe the grades of the scholars. Yes, और इसी सिस्टम को we usually जो CBSE या काफी स्कूल्स में that is called as grading system. आपको पता होगा कि इसी सिस्टम को grading system बोला गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, आई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 बहुत लंबा था, बहुत डिटेल क्वेश्चन था, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन थे कि कभी भी घबराना नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। जितना लंबा क्वेश्चन होता है ना, उतना वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उतना आपको पढ़ के इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी और आप झट से अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23, and dash examination system is a computer based test system. आई थिंक आप सबको पता है, जो आप सबके होने वाले हैं, आप सब बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे। हाँ जी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ऑनलाइन। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिस्टम। Question number 24, dash is the process of looking at oneself. सुनना क्वेश्चन ध्यान से, is the process of looking at oneself in order to assess aspects that are important to one's identity. अपने आप के लिए बोल रहा है, in order to assess aspects that are important to one's identity. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो हम अपने आप के लिए, खुद की आइडेंटिटी को पहचानने के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो खुद की बात कर रहा है, अपनी खुद की आइडेंटिटी को पहचानने की। तो ऑब्वियसली आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर 2 सेल्फ असेसमेंट जाएगा इसके साथ, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप खुद को जज नहीं कर सकते हो। जो ऑप्शन नंबर 3 रजिस्ट्रेशन, वो आपको कैसे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बताएगा।
सब्जेक्टिव टेस्ट भी नहीं बताएगा, सेल्फ असेसमेंट आपको अपना खुद की कि आपको अपना खुद का इवैल्यूएशन, खुद का असेसमेंट आप खुद कर सकते हैं. Okay, so next is question number 25. This is very easy, very simple. Everyone would know this. And in case you don't know about the full form of ICT, you should know this. Information and Communication Technology is the full form. Information, please communications में confuse नहीं होना, computer नहीं होता है, information and communication technology होता है. Statistics helps in क्या? Education, as it helps in collecting data, presentation of data, analysis of data and interpreting of data. I think ये आपने सबने पढ़ा ही होगा कि statistics क्या होता है. ग्राफ जो होता है, पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रेजेंटेशन में फिर उसको प्रेजेंट प्रॉपरली किया जाता है, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है. So इसमें ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, all of them. 27th, which of the following statement is true? इसके साथ which of the following, इसको सबको हम पढ़ते हैं तब हम देखेंगे. The percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal to or upper than 8. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जिसने स्टैटिस्टिक्स या कॉमर्स पढ़ा हुआ होगा उसे बड़ा इजी तरीके से समझ में आ जाएगा ये, नहीं तो मैं समझाती हूँ अभी. ऑप्शन नंबर 2 है, the percentile rank of a score is the percentage of scores in its frequency distribution that are equal or lower than in it. अभी क्या बोल रहा है, जो परसेंटाइल रैंक होता है, परसेंटेज ऑफ स्कोर्स एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो वो उसके इक्वल होना चाहिए या फिर वो उसके लोअर होना चाहिए. वो उसके इक्वल तो हो सकता है पर वो उसके अपर नहीं हो सकता है. दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट. बोथ 1 and 2 बोल रहा है नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला अपर फर्स्ट ऑप्शन में अपर देन इट होता है, अब लिखा हुआ है, तो अपर देन इट वुड बी रॉन्ग. वो हमेशा लोअर देन इट ही होता है. इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा. नन ऑफ दीज आपको मैंने बताया नेगेटिव, आप ऑप्शंस को अवॉइड ही करा करिए. इफ यू स्कोर इन द, ये जो 28th क्वेश्चन है थोड़ा सा ऊपर वाले से रेलिवेंट है, तो ये आप समझिए, आपको और इजी समझ में आ जाएगा. इफ यू स्कोर इन द 25th percentile, then 25 of takes are below your score. That 25 जो नंबर है is called the percentile rank. ये उसको 25 percentile rank कहलाएगा. अगर ये जो परसेंटाइल और जो ये है ना, इसका परसेंटाइल रैंक का, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा. सो मैं आप सबसे बोलूंगी कि ये टॉपिक को आप जरूर पढ़िए एक बार, और इसको अगर ज्यादा डिटेल में आप नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो इसकी ले ही लीजिए, क्योंकि परसेंटाइल रैंक और परसेंटाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता ही है. क्वेश्चन 29. Dash coefficient is a technique which can be used to summarize the strength and direction, negative or maybe positive, of a relationship between two variables. अच्छा, ये एक कोरिलेशन का टॉपिक है जो कि आपको मतलब वेरिएबल्स का टॉपिक है ये, तो वो आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. और अगर ये एक जो कुछ थ्योरीज इसमें होती हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, और तो भी ठीक है. अगर आप इसको एक हल्का फुल्का एक आप अगर रीडिंग में मार लेते हैं ना एक बार, तभी आपको एटलीस्ट इसके जो हेडिंग्स वो तो समझ में आ ही जाएंगे. जैसे इसका जो है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन है. अगर किसी ने जो टॉपिक कवर अप किया है, जो मैंने भी ऑलरेडी आपको डिटेल में समझाए थे, अगर आपने वो एक बार गो थ्रू करे हैं तो आपको इसका जो हेडिंग है बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी. इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको इसका बस एक नेम पता होना चाहिए जो ये टेक्निक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30th इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड ICT, जो भी हमने पढ़ा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन 31.
Which one is not the source of formal education? Of course, home. स्कूल फॉर्मल एजुकेशन होता है, म्यूजियम भी हो सकता है, लाइब्रेरी तो ऑफ कोर्स हो सकती है, पर घर जो कि होम फोर्थ ऑप्शन है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो सकता है. इन्फॉर्म्ड एजुकेशन, इनफॉर्म्ड एजुकेशन इज इंसिडेंटल. जो इन्फॉर्म्ड एजुकेशन होती है, जो फॉर्मेशन नहीं होता है, वो इंसिडेंटल एजुकेशन कहलाती है. फॉर्मल एजुकेशन हैज वेल डिफाइंड करिकुलम. मतलब जो सिस्टमाइज्ड एक मेथड होता है, जो आप स्कूल्स में देखते हैं, प्रॉपर सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें फॉलो होती हैं. तो ऑफ कोर्स जैसे हमने ऊपर देखा कि स्कूल एक फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है, और स्कूल में क्या यूज किया जाता है, करिकुलम यूज किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर 1 इसके साथ जाएगा. 34 क्वेश्चन, which is not element of educational process. एजुकेशनल प्रोसेस का में कौन सी चीज में नहीं इन्वॉल्व होगी. नंबर 1 एम्स. ऑफ कोर्स एम्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अगर आपका एम नहीं होगा तो ना ही आप स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर पाएंगे और ना ही स्टूडेंट लर्निंग में अपना पार्टिसिपेशन दे पाएंगे. करिकुलम ऑफ कोर्स वो भी होगा, इवैल्यूएशन वो भी होगा. मोटिवेशन एक एजुकेशन का एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट हो जाता है, जो कि एजुकेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है. क्वेश्चन 35, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन है, जो सबको आपको पता है, CCE. इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. सो ऑप्शन नंबर 1 इसके साथ जाएगा. Question number 36, education technology is useful because option number 3 जा रहा है इसके साथ, it makes teaching effective and efficient. Education technology क्यों यूजफुल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि वो एक टीचिंग को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक स्मार्ट बना देता है, एफिशिएंट बना देता है. जैसे कि आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह का यूज होता है, टैबलेट्स वगैरह का. तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, एक बच्चे को, आपके स्टूडेंट को बहुत ही क्रिएटिव मैनर में आपकी जो लर्निंग होती है उसमें हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 37, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच. जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होता है, इसके साथ ऑप्शन नंबर 1 जाएगा. स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वो होता है. Question 38, open book exam allow you to take notes, text or resources materials into an exam situation. आपने सबने सुना होगा ओपन बुक एग्जाम्स. तो ओपन बुक्स एग्जाम में अलाउड होता है कि आप नोट्स, टेक्स्ट या फिर रिसोर्स मटेरियल एग्जाम में, इस एग्जाम सिचुएशन में आप, क्योंकि उसका नाम ही ओपन बुक एग्जाम्स होता है, बट आप उसमें से प्रॉपर चीटिंग नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बुक उठाई और चीटिंग कर लिया, नहीं. आप उसमें सिर्फ वो ये बोल रहा है कि ओपन अलाउड टू टेक नोट्स. आप नोट्स वगैरह ले सकते हो, और रिसोर्स मटेरियल्स पर आप पूरा खोल के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज अ मेजर used in statistics indicating the value below which is given percentage of observation in a group or observation falls. इसके साथ फिर मैंने बताया था कि इक्वल या लोअर लेवल होता है, परसेंटाइल जाएगा. परसेंटाइल is a measure used in statistics indicating the value below which is given percentage of observation in a group of observation fails. Question number 40, the educational statistics includes the following statistical tool. इसमें collection of data भी है, organization of data भी है, और presentation of data भी है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जब एक हम stats को बनाते हैं, जब ग्राफ में आप करते हो, तो पहले डेटा को पूरा कलेक्ट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, एंड देन उसको फिर आप प्रेजेंट करते हो, right? So इसमें all of them would be the correct answer.
द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये देखिए फिर आ गया वही चीज जो हमने पहले पढ़ी थी कि आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, पहले आप कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर प्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप उसको फिर आप उसका एनालिसिस भी करते हो, और फिर लास्ट में आप उसको इंटरप्रेट भी करते हो। तो इसके साथ ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, इन अ CCE continuous comprehensive evaluation the phrase comprehensive evaluation indicated क्या? evaluation, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा इसके साथ, evaluation of cognitive domain, psychomotor domain and affective domain. क्वेश्चन नंबर 43 है, a teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet student needs. He or she is doing assessment for learning. अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा देखो कि सारे आपको ऑप्शन सेम मिलेंगे, बट थोड़ा सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर, असेसमेंट के लिए लर्निंग हो जा रही है। A teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet student needs. Assessment for learning है, मतलब टीचर क्या कर रही है, सारी क्लास का डेटा कलेक्ट कर रही है, फिर क्लास वर्क देख रही है, फिर नेक्स्ट जो क्लास को प्लान कर रही है, क्यों? ताकि वो बच्चों की लर्निंग को असेस कर सके। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, असेसमेंट, देखिए फिर आ गया ये, असेसमेंट फॉर लर्निंग को और डिटेल में समझने के लिए इसका आ रहा है फास्टर मोटिवेशन। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या हो रहा है, बहुत जल्दी बच्चे को मोटिवेट करा के लर्निंग कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, नंबर 1 ऑप्शन जा रहा है इसके साथ, टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, सिर्फ इसके अलावा टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली, जितना जल्दी हो सके उन्हें टेस्टिंग नहीं करी जाएगी। इसके अलावा सारे स्टूडेंट्स को असेसमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए काम आते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है, telling students to take internal feedback, generating a safe environment for students to take chances. Number 4, tell students to reflect on the topic taught. क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स। देखिए फिर एक छोटा सा टॉपिक है ग्रुप डायनामिक्स, जिसके बारे में यहाँ पे आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आप ना टॉपिक्स को एक बार रीडिंग जरूर उनकी करें, ताकि आपको उनके बारे में एटलीस्ट आप डेफिनेशंस लर्न नहीं करना है, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज हैं तो बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको उस टॉपिक के बारे में हल्का फुल्का पता होगा, तभी आप एमसीक्यूज को टिक कर पाएंगे। तो ग्रुप डायनामिक्स में क्या होता है, तो ऑप्शन 1 जाएगा, जो कि है, मैं सारे ऑप्शन नहीं एक्सप्लेन, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नन ऑफ देम को तो आप हटा ही दीजिए, फर्स्ट वाला जो ठीक है आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस occurring within a social group, intergroup dynamics, and between social groups, intergroup dynamics, और ये जो सोशल जो ग्रुप होता है उसके बीच में क्या बोल रहा है, बिहेवियर और साइकोलॉजिकल का प्रोसेस जो अकर होता है उसे ग्रुप डायनामिक्स कहा गया है। 47, विच ऑफ देम, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, सो प्लीज इसको बड़ा ध्यान से एक बार इस टॉपिक को कवर जरूर करें आप। Which of them is a Bloom's taxonomy of educational objective for knowledge-based goals? इसमें नॉलेज भी कवर होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है और एप्लीकेशन भी होगा, ये तीनों होते हैं, इसीलिए इसको हम ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है डैश टेस्ट आर क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल एजेंसीज एंड यूज द सेम मटेरियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी आप देखिए इसमें ना आपको क्या बोल रहा है कि एक एजेंसी क्रिएट करती है सेम मटेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो एक स्टैंडर्ड चीज ही आप यूज करें, तभी तो हम सारे स्टूडेंट्स में सेम मटेरियल कर सकते हैं ना। तो जब सेम चीज यूज होगी तो सेम चीज को हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर क्रिएटेड बाय प्रोफेशनल एजेंसीज and use the same material and administration procedures for all students. अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस? आपको तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है। आप देख रहे हैं इसके सही ग्राफ का जो कर्व्स, जो ये लाइन जा रही है, तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोला जाता है। ओके, आई थिंक हम बस हमारा फिनिश होने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ चुके हैं। Dash arises when bonds link members of a social group to one another and to the group as whole. उसे हम group cohesiveness बोलते हैं। So option number 3 जाएगा इसके साथ में। Group cohesiveness arises when bonds link members of a social group to one another and to the group as whole. Question number 51. In which method the teacher creates an assignment with clear instructions, milestones, and grading criteria based on an outcome that students need to achieve? Obviously, assignments, हम students को assignment देते हैं जिसमें आपको instructions clear करने होते हैं, deadline देनी होती है, plus आपको ये बताना होता है grading criteria. That means 5 मार्क्स आपने नीट एंड टाइडीनेस के रखे हुए हैं, 5 मार्क्स आपने हैंडराइटिंग के रखे हुए हैं, 5 मार्क्स अपने कंटेंट के लिए रखे हुए हैं, एंड द लास्ट 5 मार्क्स आपने लाइक पिक्चर्स के लिए या फिर जो पोस्टर्स बनाने हैं उसके लिए रखे हुए हैं। सो लाइक अगर आप 20 मार्क्स का ले रहे हैं तो आपने अपना जो ग्रेडिंग पैटर्न था वो 5 पार्ट्स में 4 जोन डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट मेथड। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, what were the outcomes and how much did it cost? Following questions can be categorized under quantitative method. आप उसको क्वांटिटी में कर सकते हो। कैसे? अगर मैं बोलूं what were the outcomes, तो आपको अगर, और how much did it cost, तो how much did it cost अगर आपको बताना है तो आप उसे ऑब्वियसली आप उसे क्वांटिटी में ही डिफाइन करेंगे। तो अगर आप उसे क्वांटिटी में डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्वांटिटेटिव मेथड ही बन जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो पेपर 2 है बीएड का असेसमेंट फॉर लर्निंग वो खत्म होता है। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके कवर करे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वाला वीडियो जरूर बनाऊंगी।